सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के चैप्टर्स के PYQs हम लोग डिस्कस कर रहे थे. फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Okay, which of the following molecular diagnostic technique is very useful in early diagnosis? अर्ली डायग्नोसिस में कौन सा टेक्निक यूज़ है वो पूछा गया है हमें. और दूसरा ऐसा भी पूछ सकते हैं लेट डायग्नोसिस कौन होता है. लेट डायग्नोसिस तभी होगा जो कि NCERT में दिया है. लेट डायग्नोसिस होगा वाया ब्लड टेस्ट और यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस और स्टूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें जब तक ब्लड, यूरिन, सीरम और स्टूल में आपका पैथोजन या आपके सिम्टम्स दिखने लगेंगे तब तक आपके बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो गया रहेगा इनटू 100 टाइम्स. मतलब द ऑर्गेनिज्म वुड हैव मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स इन केस ऑफ व्हेन by the time you see the symptoms in urine, blood, serum and stool etc etc. So these are called as late diagnosis. Okay, now for early diagnosis इन लोग पूछ रहे हैं early diagnosis के लिए कौन सा टेक्निक यूजफुल है. हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड एलाइसा टेक्निक. देखो इनमें दो चीज़ों में ये है कॉन्ट्रोवर्शियल है. ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं आपका. और 2021 में ऐसा कुछ चल रहा था कि अगर आपने C और D दोनों कौन सा भी एक टिक किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल अभी भी चालू है ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज. बट एलाइसा टेक्निक एंड सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आर द बेस्ट मेथड्स ओके फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टेक्निक. वेस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं होता है और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी नहीं होता है. देखो हाउ टू रिमेंबर दिस. सो हाउ टू रिमेंबर कि कौन सा टेक्निक किसके लिए यूज़ होता है. देखो उसके लिए एक ट्रिक है, आपको याद रखना है SNOW, स्नो ड्रॉप ऐसे याद रखना है. ये अगर आपको याद रखा तो हो जाएगा आपका काम. इसमें ट्रिक क्या है, ये O से O तो कैंसिल कर दो. S से सदर्न ब्लॉट इट इज़ फॉर DNA, तो सदर्न ब्लॉट इज़ फॉर DNA, नदर्न ब्लॉट इज़ फॉर RNA, वेस्टर्न ब्लॉट इज़ फॉर प्रोटीन. O से O कैंसिल हो गया, बाकी सब मैच कर जाएंगे. सदर्न से DNA, फिर नदर्न से आपका RNA, वेस्टर्न से आपका प्रोटीन. So via this trick you can remember this that southern blotting technique is used for DNA. तो स्मॉल अमाउंट में भी अगर DNA प्रेजेंट है, फॉरेन DNA, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये टेक्निक है. और एलाइसा में कैसा होता है, एलाइसा इज एंटीबॉडी एंटीजन. ओके, एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन देखता है ये. तो छोटे अमाउंट में भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा या एंटीबॉडी रहेगा तो it can identify. Hence these two techniques are the early diagnosis technique. Okay, moving on to the next question. Let me clear it out. Okay, next question क्या बोल रहा है. With regard to insulin, choose the correct options. Okay, C peptide is not present in mature insulin. True. तो हमें क्या पूछा है, करेक्ट आंसर्स फॉर द गिवन ऑप्शंस ना. तो 1 तो आना ही चाहिए, तो 1 मुझे दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट में. द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज C पेप्टाइड. नो, rDNA टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या बनाते हैं, A पेप्टाइड अलग बनाते, B पेप्टाइड अलग बनाते, दोनों को ज्वाइन कर देते बाय सल्फाइड बॉन्ड. तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इसमें C नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड शुड नॉट बी देयर इन द आंसर. तो नहीं है इन दोनों में. तो प्रोबेबल आंसर आपका 1 या तो 1 होगा या तो 4 होगा. ओके, इतना तो हमें पता चल गया. मूविंग ऑन. द प्रो इंसुलिन हैज़ अ C पेप्टाइड. प्रो इंसुलिन के पास C पेप्टाइड है क्या? येस, C पेप्टाइड है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसमें भी. तो ऑप्शन प्रोबेबली D आंसर आ जाएगा. फिर भी पढ़ते हैं. पेप्टाइड A एंड B ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है. तो आंसर D, ऑप्शन नंबर D ही हो जाएगा आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. कॉलम मैच करना है. बीटी कॉटन एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी मतलब ADA. स्किड, इसका डिजीज क्या है, स्किड, सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी. RNAIN PCR आपको देखना है डायरेक्टली फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV. PCR या तो DNA एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, अगर DNA एप्लीकेशन होगा तभी भी. और इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV, ये भी पॉसिबल है. तो D का आ जाना चाहिए 3, जो कि मुझे दिख रहा है एक ही ऑप्शन में. ओके, बट हम लोग बाकी मैच कर लेते हैं. एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप 32 का D कर सकते हो डायरेक्टली, बट वी विल मैच अगेन. BT कॉटन तो डायरेक्टली बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. तो उसका भी A का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो डायरेक्टली 110% श्योर हो जाओगे कि आप ऑप्शन नंबर D इज द आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है हमें. द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड C पेप्टाइड. प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड C पेप्टाइड. इट इज करेक्ट. नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. तो ये नहीं होगा आंसर. द फंक्शनल इंसुलिन हैज A एंड B लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नो, इट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. सल्फाइड होगा, सिर्फ सल्फाइड बॉन्ड होगा तो वो भी रॉन्ग होगा. इट शुड बी डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो ऑप्शन नंबर D वुड बी द, सॉरी, ऑप्शन नंबर B वुड बी द इनकरेक्ट.
जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कॉलाई, करेक्ट है. मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, करेक्ट. Now, two polypeptides of human insulin are linked together by disulfide bridges. Yes, it is option number D is again correct. Basic सा question था और कुछ नहीं. Which kind of therapy was given in 1990 for a 4-year-old girl adenosine deaminase deficiency? आपको सारी चीज़ें याद रखनी है इसकी, क्योंकि NCERT लाइन है ये पूरा. क्या क्या याद रखना है? 1990 में हुआ था, 4-year-old गर्ल पे हुआ था, 4 year है, गर्ल है, फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज. कौन सा डिजीज था? फॉर स्किड. ओके, सीवियर इम्यूनोकॉम्प्राइज डिजीज, वो भी याद रखना है. इट वॉज जीन थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी. द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इंसुलिन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? देखो, पहली बात तो हमें डिफेक्टिव वेक्टर, मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक सो बताया था कि अभी वेक्टर्स फॉर हायर एनिमल्स, अगर हम लोग बात करें वेक्टर फॉर हायर एनिमल्स, देयर आर 2 वेक्टर्स. हायर एनिमल्स में क्या क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएगा आपका, और आपका आ जाएगा एनिमल. दीज आर टू द हायर एनिमल्स, बाकी सब लोअर्स है. एनिमल के लिए आप क्या यूज़ करोगे? रेट्रोवायरस. ओके, और आप प्लांट्स के लिए क्या यूज़ करोगे? प्लांट्स के लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, ओके, या टीआई प्लाज्मिड जो भी बोलता. ओके, इसने क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड फॉर डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी के लिए आपको क्या यूज़ करना है? देखो, टीआई प्लाज्मिड इट्स ऑफ प्लांट, कॉस्मिड नहीं होगा, आरआई प्लाज्मिड होगा. एडिनोवायरस कैन बी ऑल्सो डन. एडिनोवायरस आपको अगर पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो भी ठीक है. इट इज़ अगेन अ वायरस ऑफ द सेम काइंड, सेम फैमिली का ये वायरस है, तो इट इज़ यूज्ड. ओके, ये भी यूज़ हो सकता है. ऑलमोस्ट वाया ऑप्शन एलिमिनेशन अगर नहीं पता है, वैसे भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नहीं, अगर आपको नहीं पता भी है तो भी आप इसको निकाल सकते हो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन. ओके, रेट्रोवायरस होता तो बेस्ट आंसर रहता था, बट एडिनोवायरस इज ऑल्सो ओके. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग स्किड, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, स्किड. ओके, कॉमन continuous addition of sugar in fed batch fermentation is done to. Continuous addition of sugar to produce methane, purify enzymes, obtain antibiotics, degrade sewage. देखो, फेड बैच का मतलब क्या है? फर्मेंटेशन का मतलब, फेड बैच फर्मेंटेशन मतलब बैच वाइज फर्मेंटेशन हो रहा है यहाँ पे. ओके, इसमें बैच वाइज फर्मेंटेशन का मतलब कुछ इनपुट आया, ओके, मतलब कुछ हम लोग ने डाल दिया इनोकुलम, सब सब्सट्रेट डाल दिया इसके अंदर, फिर उसको फर्मेंट होने के लिए रखा, फिर आफ्टर दैट वी रिमूव इट आउटलेट से हम लोग रिमूव कर देते हैं, फिर पूरा टैंक बायोरिएक्टर खाली हो जाएगा, फिर वापस इनपुट आएगा आपका, न्यू इनपुट आएगा, फिर वापस उसके बाद होने के बाद आउटपुट आएगा. और एक ऐसा रहता है, ये तो बैच कल्चर हो गया, दिस इज बैच कल्चर इन विच वी टेक एट एज बैच, मतलब इनपुट फिर रुक जाएंगे फिर आउटपुट. फॉर कंटिन्यूस कल्चर इनपुट इज कंटिन्यूस, मतलब इनपुट कंटिन्यूस होता है, आउटपुट भी कंटिन्यूस होता है, दोनों ही कंटिन्यूस हो जाते हैं, मतलब इनपुट आते जा रहा है और यहाँ पे ये जा रहा है, आउटपुट जा ही रहा है, तो दिस इज लाइक अ कंटिन्यूस कल्चर. ओके, कंटिन्यूस कल्चर. अब इसमें बोला क्या है? फेड बैच मतलब बैच टेक्निक है, बैच फर्मेंटेशन. अब इसका यूज़ क्यों होता है? देखो 2011 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, बट इट इज़ अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का है ही नहीं. ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग एंजाइम. अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग एंजाइम्स. ओके, नाउ अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी वाया ऑप्शन एलिमिनेशन आप कर सकते हो, क्योंकि फर्मेंटेशन बायोरिएक्टर्स के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? टू प्रोड्यूस मीथेन. बायोगैस नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, डिग्रेड सीवेज डिग्रेड करने से तो मीथेन आएगा, तो वो भी नहीं होगा. एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कैसे होगा? इसमें एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं होंगे, वी विल प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड प्यूरिफाई एंजाइम्स एक्चुअली. ओके, पुराना है, एनसीईआरटी से बाहर है, तो यू कैन कंसिडर लिविंग इट. Consider the following statement about biomedical technologies, 2008 का क्वेश्चन, again out of NCERT, but we will try to solve it. During open heart surgery, blood is circulated in heart-lung machine. Okay. Blockage in coronary artery is removed by angiography. फिर computerized axial tomography shows detailed internal structure as in a section of a body. X-ray provides a clear and detailed image of the organ like prostate glands and lungs. Which of the following statement is true? देखो, ये बहुत ही मेडिकल लेवल का क्वेश्चन हो गया. ओके, प्योर मेडिकल लेवल का क्वेश्चन हो गया, 2008 का बहुत पुराना क्वेश्चन है. नाउ आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एलिमिनेट द ऑप्शंस. ओके,
During open heart surgery, blood is circulated in heart lung machine. It is 100% true. क्या होता है ओपन हार्ट सर्जरी में, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होगा, देखो, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज इन द, वी नो हार्ट कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, 4. ओके, इफ वी नो दैट देयर इज अ ब्लॉकेज, कोई भी आपके आयोटा में या सेमिलर वॉल में किधर भी ब्लॉकेज या कोरोनरी आर्टरीज में आपके ब्लॉकेज हो जाता है, तो वी कैन रिमूव इट वाया कैथेटर फ्रॉम द सैफिनस वेन. इधर से लेके हम लोग कैथेटर से रिमूव कर देंगे. बट अगर आपके हार्ट वेल्व में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट वेल्व में प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग उसको विदाउट ओपनिंग द हार्ट वी कैन नॉट परफॉर्म द हार्ट वेल्व रिप्लेसमेंट. सो उस केस में ओपन हार्ट करना पड़ता है. और अब पता है कि आपको हार्ट से ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाता है, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है, फिर आप इस हार्ट से होके वो लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर आप इस लंग से हार्ट में जाएगा, फिर दिस इज अ साइकिल. तो हार्ट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस. तो क्या होता है, फिर वी टेक द पेशेंट एंड बाईपास. बाईपास का मतलब आपने सुना रहेगा, बाईपास मतलब द मशीन टेक ओवर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग. लंग्स और हार्ट का फंक्शन कौन टेक ओवर कर देता है, मशीन. क्योंकि हार्ट में तो हम लोग बिजी है, हार्ट स्टेबल रहेगा तभी तो आप वाल्व रिप्लेसमेंट कर पाओगे. तो उस केस में ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट लंग मशीन इज यूज्ड टू रिप्लेस. हार्ट लंग मशीन रिप्लेस किसे करता है, ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन लंग्स को. ओके, सो दैट द हार्ट कैन बी स्टेबल एंड वी कैन ऑपरेट ऑन द वाल्व और एनी ऑफ द, मतलब जो भी है उसका कंडीशन. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 तो ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी इन द आंसर. नाउ ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी इज रिमूव बाय एंजियोग्राफ. कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन आपको अगर पता रहेगा, कोरोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स. मतलब जो इधर से सिस्टमिक एओर्टा निकलता है, एओर्टा से ही छोटा सा ब्रांच आके कोरोनरी सर्कुलेशन में आता है. कि देखो, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो देना ही है, सारे मसल्स को देना ही है, बट हार्ट भी तो मसल से बना है. ओके, तो उस मसल्स को जो सर्कुलेशन देगा, जो आर्टरीज रहेंगे उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलेंगे, जो वेन्स रहेंगे उसको कोरोनरी वेन्स बोलेंगे, और उसको इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. तो कोरोनरी सर्कुलेशन, अगर समझो कोई आर्टरी एओर्टा से आपका एक ब्रांच लेके आ रहा है और उसके अंदर ब्लॉकेज आ गया, तो हार्ट मसल के पास नहीं पहुंचेगा, हार्ट मसल के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, सो इट वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट फेलियर. तो उस केस में ब्लॉकेज के लिए कोरोनरी आर्टरीज रिमूव है एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी आपको देखने को मिलेगा. एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोग्राफी होगा आपका हार्ट का वेन्स दिखेंगे, उसमें आप डाई इंजेक्ट करके देख सकते हो, बट ट्रीट नहीं कर सकते हो. ट्रीट करने के लिए आपको एक वेन से कैथेटर लेके जाना पड़ेगा, फिर उसमें स्टेंट लगाना पड़ेगा. ये सब आपको अगर नहीं पता है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यू कैन स्किप द क्वेश्चन, बट ऐसे ही होता है. एंजियोग्राफी में आप देख के कैथेटर इंट्रोड्यूस करोगे इन द ब्लड, देन दिस आर्टरी विल गो टू द कोरोनरी आर्टरी. फिर कोरोनरी आर्टरी में जाके आप इसको क्या करोगे, इसको प्लग करोगे, इधर बलून इन्फ्लेट करोगे, फिर एक स्टेंट लगा दोगे इधर. सो बाय दिस मेथड ब्लॉकेज इज रिमूव. तो ऑप्शन नंबर 2 तो आना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग. एंजियोग्राफी में आपको देखने मिलेगा जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी. ईसीजी से आप हार्ट को ट्रीट कर सकते हो क्या, नहीं. यू कैन ओनली सी द अरिथमिया इन ईसीजी. ओके, अगर समझो आपका PQRS वेव थोड़े ऊपर नीचे है, तो आपको दिख रहा है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, बट यू कैन नॉट रीड वाया ईसीजी. ईसीजी इज अ डिवाइस, वैसे ही एंजियोग्राफी इज ऑल्सो डिवाइस. यू कैन नॉट रीड वाया द डिवाइस, आपको ये करना ही पड़ेगा. ओके, नाउ तो ऑप्शन नंबर 2 आना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए. ऑप्शन नंबर C वुड बी द आंसर डायरेक्टली. बट देखो कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है वापस. देखो, एक्सरे प्रोवाइड्स क्लियर एंड डिटेल्ड इमेज ऑफ ऑर्गन्स लाइक प्रोस्टेट एंड लंग्स. आपको अगर पता रहेगा तो एक्सरे सिर्फ हड्डी दिखाता है, हड्डी मतलब बोन्स. एक्सरे में सिर्फ और सिर्फ बोन्स दिखेंगे, कोई भी स्मूथ मसल्स दिखेंगे ही नहीं आपको एक्सरे में. तो प्रोस्टेट और लंग्स हमें दिखेंगे क्या, नहीं. प्रोस्टेट एंड लंग्स वुड नेवर बी सीन क्लियरली एंड डिटेल्ड इमेज, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ऑर्गन्स का. वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे इज ओनली फॉर हार्ट टिश्यू विच इज़ बोन. ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 तो कतई रॉन्ग है इसमें, तो ये भी नेगलेक्ट कर सकते हो. और ये करेक्ट है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी शो डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर एज सीन इन सेक्शन ऑफ बॉडी, इट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ये सब आपके बहुत मेडिकल लेवल के क्वेश्चन हो गए. तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर C वुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट इट इज़ नॉट फॉर UG. ओके, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल, Escherichia coli. ऑप्शन नंबर A वुड बी योर आंसर. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन. Ultrasound of how much frequency is beamed into human body for a sonography. Again, it's the out of NCERT question, but it is 1 to 15 megahertz. M का मतलब पता रहेगा, 10⁶ megahertz. Maximum application of animal cell culture technology today is in the production of. Animal cell culture is today in the production of vaccines,
हम लोग वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे ज़्यादा करके, तो वैक्सीन हो जाएगा. What is true for monoclonal antibodies? These antibodies obtained from different parents and for one antigen. These antibodies obtained from parent and two antigen. These antibodies obtained from one parent and for many antigen. This parent obtained from many parents and many antigen. देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नाम में ही इसके मोनोक्लोन है. ओके, तो इट शुड बी फॉर वन एंटीजन, इट शुड बी फॉर वन एंटीजन. देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब एक ही एंटीबॉडी आना चाहिए, एक एंटीजन की तरफ ही आना चाहिए. तो मोनोक्लोनल आप नाम से भी लिख सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फॉर वन एंटीजन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ. इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर ह्यूमन इंसुलिन. और कुछ आएगा या नहीं, ह्यूमन इंसुलिन आ जाएगा. नेक्स्ट इज exploration of molecular genetic and species level diversity of novel products of economic importance is known as. ओके, बायोप्रोस्पेक्टिंग, बायोएनर्जेटिक्स, बायोपायरेसी, बायोरेमिडिएशन. अभी इसमें से आपको देखना है कि आपको क्या क्या पता है. बायोपायरेसी क्या होता है, अगर आपने किसी के इसमें गलती से उसको, बायोपायरेसी का मतलब तो पता है ना, जैसे कि पायरेट फिल्म्स आते हैं वैसे ही बायोपायरेसी हो सकता है. तो ये तो आएगा नहीं बायोपायरेसी, इसका डेफिनेशन हमें दिया हुआ है. ओके, इसमें क्या बोला है, एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन इज द मेन टर्म. एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज नथिंग बट बायोप्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्ट करें मतलब आप मॉलिक्यूलर पूरे जीन्स, मॉलिक्यूलर स्पीशीज उस लेवल पे जाके देख रहे हो सब ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो वो होता है बायोप्रोस्पेक्टिंग. बायोएनर्जेटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी निकालना. बायोरेमिडिएशन मतलब ऑयल स्पिल्स को हटाना फ्रॉम ओशियंस. ये सब मैच नहीं करे, बायोप्रोस्पेक्टिंग वुड बी द आंसर. Exploitation of bioresources of a nation, of a multinational company without authorization of concern of is referred to. Yes, बायोपायरेसी का डेफिनेशन यहाँ पे मिल गया. बायोपायरेसी मतलब पायरेट करना, मतलब किसी की चीज़ को उससे बिना बताए ले जाना, तो इट इज़ बायोपायरेसी, ऑप्शन नंबर सी. ओके, वही डेफिनेशन ऊपर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था. यूज ऑफ बायोरिसोर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट ऑथराइजेशन, अगेन इट इज़ बायोपायरेसी. 48 का वापस आ जाएगा आपका बी है. In India, the organization responsible for accessing safety of introducing genetically modified organism is GEAC. यही आना चाहिए. ऑप्शन देख लेते हैं अभी हम लोग. GEAC दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. ओके, फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए. A new variety of rice was patented by a foreign company. Though such varieties have been present in India, this is related to बासमती. बासमती को उन लोग ने लेके द फॉरेनर्स हैव टेकन बासमती फ्रॉम अस, और उन लोग ने उसको अपने लोकल ब्रांड से ब्रीड करा के एक एक्स ब्रांड बना लिया, और एक्स ब्रांड को बोला कि दिस इज़ एन इनोवेशन. और हमें पता है कि बासमती हमारे फोकलोर्स में है, पुरानी बुक्स में है, तो बासमती तो हमारा ही है. फिर हम लोग ने वापस रीपेटेंट किया हमारे इसमें. विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेट GM सेफ्टी एंड दिस, इट इज़ ऑल्सो GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. मोस्ट देखो यहाँ पे अप्रेजल कमेटी दिया ना, तो ये गलत है, वही मुझे लग रहा था. अप्रेजल नहीं, अप्रूवल आएगा. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी आंसर. मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज माइस. माइस ही सबसे बेस्ट है. ओके, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट अबाउट दिस, सर्टन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम. अच्छा, 2 स्टेटमेंट्स हैविंग मिस्टेक्स मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट्स निकालें. फर्स्ट, ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विथ ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एनरिच्ड. ओके, पहली बात तो ये बफेलो है नहीं, इट इज़ अ काउ. बफेलो नहीं है, इट इज़ अ काउ. तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी डेफिनेटली रॉन्ग होना ही चाहिए ऑप्शन नंबर ये. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स. DNA आइसोलेशन फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है टू कट DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंस. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गए, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी ऑल्सो रॉन्ग. क्योंकि इन लोगों ने बोला 2 ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. अगर पढ़ भी लोगे तो टाइम जाएगा नहीं. डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी RDA स्टेप ऑफ RDA टेक्नोलॉजी. डिसआर्म्ड पैथोजन इज यूज्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ RDA टेक्नोलॉजी इन द होस्ट. यस, डिसआर्म्ड पैथोजन, जैसे कि हम लोग TI प्लाज्मिड को डिसआर्म कर लेते हैं, रेट्रोवायरस को डिसआर्म करके उसको क्या किसकी तरह यूज़ करते हैं, एज अ वेक्टर. वी यूज इट एज अ वेक्टर. तो ऑप्शन इसमें डी भी करेक्ट था. नेक्स्ट है genetically engineering has been successfully used in producing transgenic mice transgenic mice for testing safety of polio vaccine before use in human. Correct है. Transgenic models for studying new certain disease, cardiac disease. Transgenic cow Rosie which produces high fat milk making ghee. नहीं. Animal like bulls to make superpower. नहीं.
तो ऑप्शन नंबर 54 का सबसे बेस्ट ही आ रहा है, और फर्स्ट ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी सब तो नहीं होगा। देखो कार्डियक डिजीज हम लोग नहीं स्टडी करते हैं, वी स्टडी अल्जाइमर, ओके अल्जाइमर स्टडी करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और फिर और कुछ है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे ऑटो इम्यून माइसिथीनिया ग्रेविस, ये सब के कैंसर, सबसे मेन तो कैंसर है, इन सब को स्टडी करते हैं, कार्डियक डिजीज को स्टडी नहीं करते। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस जनरेटेड इन इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल, regenerating a plant from that cell, produced as a protoplast fusion, grown in artificial medium for hybridization, produced by somatic embryo in artificial medium। अभी इसमें डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इट इज जनरेटेड बाय इंड्यूसिंग फॉरेन डीएनए। ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक मतलब क्या, ट्रांस जीन, दूसरे का जीन आ गया है प्लांट्स में, तो इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू सेल जनरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट सेल। ओके, बेस्ट है। नेक्स्ट इज ADA may be cured permanently। कब क्योर होगा permanently? When introducing bone marrow cells producing ADA at an early embryonic stage, this is only the permanent cure। डायरेक्टली यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी would be the answer। ओके, a transgenic food crop which may help in solving the problem night blindness के लिए आ गया, तो आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए विटामिन ए, और विटामिन ए एनरिच्ड आपके पास सिर्फ एक राइस है जिसका नाम है गोल्डन राइस। ऑप्शन नंबर डी would be the correct। Golden rice is a transgenic crop of future improved trait is high vitamin A content। ऑप्शन नंबर डी would be the correct answer। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी के दोनों ही, पहले हम लोग ने प्रोसेस और प्रिंसिपल्स देखे, अभी हम लोग ने एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चंस कर दिए। बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। सो डू स्टडी दिस, डू नॉट लीव दिस सेक्शन। ओके।